द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। द्विघात समीकरण को जानने से पहले हमें रैखिक समीकरण भी जानना अति आवश्यक है, जिसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। जैसे कि मोस्टली हम लोग बताते हैं कि रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। फिर अगर रैखिक समीकरण के मानक समीकरण का हम डिस्कशन करें यहाँ पर, तो हम पाएंगे कि रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस b बराबर 0, जहाँ a does not equal to 0 and ab belong to r। जहाँ वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसी प्रकार से द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, वह चर समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2। रैखिक समीकरण में आपने देखा होगा तो हमेशा एक हल मिलता है, और अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ एक लाइन प्रकार का होता है, जैसे y बराबर x। तो ये एक लीनियर समीकरण इक्वेशन है। अगर इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो ग्राफ इस टाइप का होगा। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। जबकि द्विघात समीकरण में कभी भी लाइन प्रकार का या लाइन ग्राफ हमें नहीं मिलता है। द्विघात समीकरण में हमेशा पैराबोलिक नेचर का ग्राफ मिलता है। जैसे अभी उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसमें समझ लेते हैं हल को बोलते क्या है। तो द्विघात समीकरण में हल को मूल बोला जाता है, और प्रत्येक द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, मात्र और मात्र 2 हल होते हैं। पहला हल ये है कि हल करने के 2 ही तरीके हैं। पहला सीधाचार्य सूत्र, दूसरा गुणनखंड के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो वर्ड मूल यूज हुआ है उसका अर्थ क्या है। मूल के लिए हम ये समझते हैं कि मूल द्विघात समीकरण के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें मूल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अगर हम इसके फैक्टर करें गुणनखंड के माध्यम से तो हम पाएंगे, यहाँ पर देखें तो इसके फैक्टर जब करेंगे तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है जो जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, और जब आपस में हम गुणा करें तो वहाँ पर 3 आना चाहिए। तो देखते हैं 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 4, 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x² प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3, फिर कॉमन इन दोनों में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ से हमें कॉमन क्या मिला, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्रत्येक वेक्टर के बराबर हमें क्या लेना है, 0 लेना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के 2 मान आए हैं, और यही 2 मान क्या करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसलिए ये समीकरण के मूल हो जाते हैं। तो मूल क्या होते हैं,
द्विघात समीकरण के वे मान जो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं, और मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, और द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखते हैं द्विघात समीकरण की मानक समीकरण कौन सी होती है। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। ये मानक द्विघात समीकरण की मानक समीकरण कहलाती है। यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वह x² के रूप में, x² का गुणांक क्या है इस समय, a है। a को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज आप अगर 0 कर देंगे तो आप सोचिए कि ये पूरा टर्म क्या है, 0 हो जाएगा। जब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, bx + c = 0 बचा, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा, रैखिक समीकरण में आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण वहां पर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन है जो बाउंडेड कर दी जाती है इस इक्वेशन के लिए, वह यह है a ≠ 0 एंड a, b, c belongs to R। अब इस कंडीशन के तहत हम कोई भी समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें खाली a, b और c के मान चेंज करने हैं और हमें नेक्स्ट जो है द्विघात समीकरण मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यह द्विघात समीकरण किस में है, यह द्विघात समीकरण x में है। तो इसलिए हमें हल किसका चाहिए, x का मान चाहिए। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण y में आ जाए तो हमें y का मान चाहिए होगा, अगर वह t में आ जाए तो t का मान चाहिए होगा। जैसे ay² by + c = 0। अब यह द्विघात समीकरण किस में हो गई, y में हो गई। अगर ये t में है तो at² + dt + c = 0। अब मानक द्विघात समीकरण किस में हो गई, t में हो गई। यहाँ पर भी वही रूल लागू होंगे जो पहले में बताया था। जैसे a ≠ 0 एंड a, b, c belongs to रियल नंबर। फिर अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताए थे। दूसरा है सीधराचार्य सूत्र। इस समीकरण को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है गुणनखंड विधि से, दूसरा है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो गुणनखंड के माध्यम से तो हम बता चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + 4x + 3 = 0। तो यहाँ पर मानक द्विघात समीकरण से इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसकी सहायता से, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से। श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मानक द्विघात समीकरण जो है, अब यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण किस में है, x में है। तो यहाँ पर मानक द्विघात समीकरण जो लेंगे
वह होगा ax² + bx + c = 0। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, a है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b है, और c अचर है। तो यहाँ से x² का गुणांक देखिए और यहाँ पर x² का गुणांक देखिए। अगर देखिए तो यहाँ पर x² के गुणांक में क्या दिखाई नहीं पड़ा जो लिखा हुआ है। जब कुछ ना दिखाई पड़े तो यहाँ पर इसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 1। फिर x का गुणांक क्या है, b है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, +4 है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो b का मान -4 होता। अगर यहाँ पर प्लस में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे। तो b कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ से देखते हैं c के साथ में x नहीं है, तो यहाँ पर c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। द्विघाचार फार्मूला लिखते हैं, 3 द्विघाचार सूत्र से। सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। मान रख दीजिए b का मान क्या है, -4 + b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a, b का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, 3, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 × 1। क्या आ जाएगा, -4 + -4 का स्क्वायर 16 -4 3 12 अपॉन कितना आ जाएगा, 2। -4 + -16 से 12 गया, कितना बचेगा, 4 अपॉन 2। √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। क्या आ जाएगा, -4 + -2 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस दोनों में है आंसर, तो इस प्रकार क्या करेंगे, एक बार ही प्लस लेंगे और अब दूसरे टाइप में माइनस लेने पर तो यहाँ पर 2 बार इसके आएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस मतलब पॉजिटिव लेने पर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 + 2 अपॉन 2। x क्या आ जाएगा, -4 से 2 गया, -2 अपॉन 2, 2 बन गया 2, कितना आ जाएगा, -1। एक तो रूट हमें ये मिल गया। फिर जब हम निगेटिव लेंगे तो दूसरा रूट में मिलेगा माइनस, मतलब निगेटिव लेने पर क्या आ जाएगा, x -4 -2 अपॉन 2। x कितना आ जाएगा, -6 अपॉन 2, 2 बन गया 2, 2 3 या 6। x कितना आ जाएगा, -3। इस प्रकार अतः कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए। अब लिखने का तरीका देखिए किस तरह से लिखते हैं। क्योंकि एट ए टाइम एक ही मान यूज होगा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, x -3 or -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका इनके नेचर का जानने का है। जैसे अगर द्विघात समीकरण में हम बात करें, यहाँ पर 16 - 12, आप यहाँ पर कल्पना कीजिए कि अगर कहीं पर होता 12 - 16 तो क्या आंसर संभव था, हम आंसर उसका दे सकते थे। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर होता 12 - 16 तो हम आंसर दे सकते थे क्या। रूट के अंदर
निगेटिव वैल्यू हम ले सकते हैं क्या? आपके माइंड में ये आना चाहिए कि निगेटिव वैल्यू रूट के अंदर हम निकाल सकते हैं क्या, या निगेटिव नंबर्स का रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे अमूमन आपसे पूछा जाता है √4 का मान, छोटे क्लास में आप लोग क्या बताते थे, +-2। जबकि ऐसा नहीं होता है कि रूट जो है निगेटिव वैल्यू जब लेता नहीं है तो देगा कहाँ से निगेटिव वैल्यू। लेकिन अमूमन बच्चे बोलते हैं +-2, जो ये गलत है। जब प्लस का 4 लेगा तो जब इसका रूट हम लिखेंगे तो प्लस का 2 ही तो आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि x² = 4, x √4, अब बताइए मान कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, x +-2। अब इस स्थिति में +-2 आएगा, इसलिए आएगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और यहाँ पर इसके दो हल चाहिए होंगे। अगर हम यहाँ से खाली प्लस का मान लेंगे तो माइनस वाला छूट जाएगा और उस वजह से एक ही आंसर हमें मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, द्विघात समीकरण बन रहा हो, तो उसके दो ही मान हम लिखते हैं, तो +-2 लिखेंगे। लेकिन जब अगर हमसे पूछा जाए कि √4, तो हम बताएंगे 2, ना कि +-2 बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि √144, तो हम क्या बताएंगे, 12 बताएंगे, ना कि +-12 बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेचर पे डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आइए नेचर पे चलते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं और इसे डिस्क्राइनेंट बोलते हैं। अगर व्युत्क्रम d = b² - 4ac। नंबर की इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है d = 0, तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक मतलब रियल और इक्वल होंगे। दूसरा है d > 0। d > 0 का मतलब है कि d जब इसे हम सॉल्व करें और इसका मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब है कि धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक रहेंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारी d < 0। अब क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, इसलिए d का मान 0 नहीं होगा, 0 से छोटा, और 0 से छोटी सभी संख्याएं क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ से मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब इमेजिनरी हो जाएंगे रूट्स इसके। तो यहाँ पर अगर हमें व्युत्क्रम निकालना है तो d = b² - 4ac। अगर t = 0 आ गया तो मूल वास्तविक समान होंगे, d > 0 मूल वास्तविक असमान होंगे, d < 0 मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अभी जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था उसी को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके मूल कैसे होंगे। देखिए यही एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, x² + 4x + 3 = 0। अब हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है इसी इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, से तुलना
करने पर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3। अब हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम लिखेंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख दीजिए, b का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान कितना है 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 16 से 12 गया कितना बचेगा 4। d का मान क्या आ गया 4 आ गया, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए d ग्रेटर देन 0 है, चूंकि लिख दिया, चूंकि d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल कैसे होंगे, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, इसके दो मान आए थे, एक -3 एक -1 आया था। तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है डिफरेंट, तो वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, असमान होंगे। फिर अगर कोई ऐसी फिसल लें जहां पर क्या है कि d 0 आ जाए, तो उसके मूल दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल लिखे जाएंगे लेकिन दोनों मूल बराबर रहेंगे। फिर अगर हम टेस्ट हमें करना हो किसी समीकरण का, तो हम क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे और हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।